अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के अंदर वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंटैक्स के ऊपर बेस करेगा। हमने टोकन के पैटर्न को किस तरीके से वेरीफाई कैसे किया, सिंटैक्स कैसे बना। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं जी। टेक्स्ट को स्पेसिफाई किस तरीके से किया जाता है? टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मस्ट बी वेरी वेल डिफाइंड। देयर इज नो रूम फॉर एम्बिग्विटी। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कोई ऐसा वर्ड या ऐसी टर्म नहीं मिलती जिसकी ड्यूल मीनिंग्स हो, उसके अंदर एम्बिग्विटी हो। हर लैंग्वेज का एक प्रॉपर सिंटैक्स है, प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। लैंग्वेज डिजाइनर्स मस्ट यूज फॉर्मल सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक नोटेशन टू स्पेसिफाई द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। यानी कि जितने भी आपके लैंग्वेज को बनाने वाले हैं, लैंग्वेज के डिजाइनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मल वे के अंदर हर एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाया है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया है, उसके लिए कोई रूल्स डिफाइन किए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई गलती का चांस ना हो। तो आज के हम लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे जो है हम अपने सिंटैक्स को स्पेसिफाई करते हैं, किस तरीके से किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को स्पेसिफाई किया जाता है। यानी कैसे बताया जाता है कि इफ ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ब्रैकेट क्लोज, तो जो है किस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है, किस तरीके से इसका सिंटैक्स स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, तो सिंटैक्स को स्पेसिफाई करने के लिए अब तक हमने फ्रंट एंड के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, स्कैनिंग और पार्सिंग। तो ये दोनों चीजें मिलके जो है वो सिंटैक्स की वेरिफिकेशन करती हैं, देन फिर आपका सिमेंटिक एनालिसिस किया जाता है। तो स्कैनिंग के अंदर जब से हमने बात की थी, स्कैनिंग क्या करता है, करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करता है प्रोग्राम को और उनके टोकन बनाता है। ठीक है, और पार्सिंग में उन टोकन के पैटर्न को वेरीफाई किया जाता है। सो हाउ डू वी स्पेसिफाई व्हाट अ वैलिड टोकन इज? तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई टोकन वैलिड है, और व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ वैलिड कंस्ट्रक्ट, और कौन सा वो कानून है, वो कौन सा लॉ है जिस लॉ के तहत जो है हम कहते हैं कि ये टोकन वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। रेगुलर टॉपिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि टोकन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रेगुलर कैरेक्टर्स। टोकन हमेशा रेगुलर कैरेक्टर से मिलके बनते हैं, और आपको पता है कि इसको बनाने के लिए तीन ही रूल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कनकैटिनेशन का, अल्टरनेशन का और क्लीन क्लोजर का। क्लीन क्लोजर की भी दो टाइप्स होती हैं, एक क्या होता है इन्फिनिट होता है, और एक क्या होता है, एक को स्टेरिक से जाहिर करते हैं और एक को प्लस से। तो ये तीनों टाइप्स जो हैं रूल्स की, रेगुलर एक्सप्रेशंस की, ये आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर भी पढ़ चुके हैं। एनी सेट ऑफ strings that can be defined by these three rules, जो भी strings इन तीन rules को define करके बनाई जाती है ना, उन strings को हम क्या कहते हैं, regular sets बोलते हैं। और regular set किससे, are generated by regular expression, और ये regular expressions की help से ही बनाए जाते हैं। तो अगर तो वो रेगुलर सेट जो है वो उसको सही रेगुलर एक्सप्रेशन पास किया जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो जो है स्ट्रिंग वो वैलिड है, वरना इनवैलिड स्ट्रिंग है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर फॉर्मली ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड रेगुलर। हम उनको रेगुलर कब कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखें, आर एंड एस कैन बी अ रेगुलर सेट एंड लेट सिग्मा बी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। कि किस तरीके से सिग्मा के अंदर हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। जैसे एम्प्टी सेट हो सकता है, वो भी रेगुलर सेट है। ठीक है, वैलिड रेगुलर है सेट है। द सेट कंटेनिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद set containing a single literal character a from the alphabet sigma, यानी एक पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर आपको अगर सिंपल अगर एक ए मिल रहा है तो भी क्या है आपका वो सेट जो है वो रेगुलर सेट है। अगर हम क्या करें, कनकैटिनेशन करें, तो कनकैटिनेशन क्या होती है, आर एक अलहदा सेट था, एस एक अलहदा सेट था, और हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, कनकैट करना चाहते हैं। आर एस इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग obtained by the concatenation of one string from R with a string from S। ठीक है, यानी एस आर की तरफ से शुरू होगा और एस तक जाएंगे, सारे के सारे सेट हमारे पास जितने भी उसके मेंबर्स होंगे दोनों आर एस का पार्ट बन जाएंगे। अल्टरनेशन का मतलब होता है कि या ये और का वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, सिंपल ये पाइप साइन।
ठीक है। आर और एस का मतलब है डिस्क्राइब द यूनियन ऑफ आर एंड एस, आर और एस की यूनियन जो इन दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर क्या क्या, आर स्टेरिक से भी जाहिर करते हैं और आर प्लस से भी जाहिर करते हैं। आर स्टेरिक का मतलब ये है कि इसमें एम्प्टी भी हो सकता है और 1 टू इन्फिनिट कोई भी आपका जो मेंबर है या सेट है वो इसका पार्ट बन सकता है। obtained by the concatenating any number of string from the R, कि R के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें एम्प्टी से लेके 1 2 3 4 5 सो ऑन n तक जो है सारे के सारे जो है वो इस रेगुलर सेट का मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता कि R मल्टीप्लाई नहीं R प्लस है तो फिर ये एम्प्टी साइन जो नहीं होगा, तो एटलीस्ट वन टाइम जो है उसका कोई ना कोई मेंबर जो है उस रेगुलर सेट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि देखें ए मल्टीप्लाई ए स्टेरिक को, एक स्टेरिक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी, ए ट्रिपल ए डबल 4 ए 5 ए 6 ए एंड सो ऑन। और ए और बी स्टेरिक का मतलब कि ए अकेला आ सकता है या बी नहीं आ सकता या मल्टीपल टाइम आ सकता है। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ए को देखें तो हमने ए को डील किया, ए आ रहा है। ठीक है। और बी एम्प्टी और मल्टीपल टाइम्स, तो ये एम्प्टी आ गया, ये आपका सिंगल टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, ए बी स्टेरिक, यानी कि जब भी आना है ए बी ने इकट्ठे आना है, ए ने अलहदा नहीं आना, बी ने अलहदा नहीं आना। तो स्टेरिक का मतलब ये है कि एम्प्टी भी हो सकता है। तो ए बी एक दफा, ए बी दो दफा, ए बी 3 दफा, फिर 4 दफा, 5 दफा एंड सो ऑन। और ए और बी स्टेरिक का मतलब, ठीक है। तो इसी चीज को ही हमने क्या किया, इसका होल स्टेरिक ले लिया ए और बी का। तो या ए अकेला आ सकता है या बी अकेला आ सकता है या एम्प्टी हो सकता है। अगर आ सकता है तो डबल ए आ सकता है। ठीक है। डबल बी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है। ठीक है। ट्रिपल ए भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है। तो इस तरह के पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो आपके ए और बी, ए और बी स्टेरिक में कवर हो जाएंगे। अब ये है कि मैं आपको कहता हूं कि मुझे आप एक एग्जांपल सॉल्व करके दें जिसमें हम ये करते हैं कि जीरो और मोर सीज, जीरो और मोर सीज फॉरवर्ड बाय अ सिंगल ए और सिंगल बी, कि आपने क्या करना है, जीरो और मोर सीज होने चाहिए। यानी जीरो का मतलब ये है कि उसमें एम्प्टी होना चाहिए या कि एक से ज्यादा सीज होने चाहिए। फॉरवर्ड बाय अ सिंगल ए आर ए सिंगल बी, यानी वो सिंगल ए को फॉलो कर रहे हो या सिंगल बी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। सिंगल ए या सिंगल बी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। तो हमारे पास इसके आंसर को हमने फाइंड करना है। देन बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वन। बाइनरी स्ट्रिंग होनी चाहिए। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जीरो और वन, और वो उसका स्टार्ट और एंड किससे होना चाहिए, वन से। स्टार्ट भी वन हो और एंड भी वन हो, यहाँ पर जितने मर्जी जीरो और वन हो। ठीक है। उसके बाद बाइनरी स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 3 वंस, तो एटलीस्ट 3 वन होने चाहिए। वो शुरू में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, तो ये 3 वन हो गए। या फिर आपके पास 3 वन इकट्ठे भी हो सकते हैं। ठीक है। एटलीस्ट जो है उसने कंटेन करने हैं 3 वंस। ठीक है। तो इन तीनों के आंसर देखते हैं कि देखें, जीरो और मोर सीज फॉरवर्ड बाय अ सिंगल ए और सिंगल बी। तो सी जीरो भी हो गया और वन और मोर भी हो गया। और वो किसको फॉलो कर रहा है, ए और बी को, ए और बी को। देन बाइनरी स्ट्रिंग जो है देखें, जीरो और वन टाइम जितनी दफा मर्जी आए, एंड स्टार्ट एंड एंड विद वन। ठीक है। अब ये वन से स्टार्ट हो रही है, वन पे एंड हो रही है, करेक्ट है। उसके बाद ये वन से शुरू हो रही है, दरमियान में जितने मर्जी आ रहे हैं और एंड वन पे हो रही है, तो करेक्ट है। उसके बाद क्या है, एटलीस्ट 3 वंस। 3 वंस देखें, एक वन यहाँ आ गया, ठीक है, एक वन यहाँ आ गया और एक वन यहाँ आ गया। इसके बाद जो मर्जी होता रहे, आपके जो हैं आपने 3 वंस कंटेन कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, रेगुलर एक्सप्रेशंस। लेट्स लुक लाइक एट अ मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल। से वी वांट टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू आइडेंटिफाई वैलिड नंबर। अब हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे कि किसी नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं, किसी नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं।
ठीक है, तो किसी नंबर को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि वो नंबर जो है वो होना चाहिए, नंबर कैन बी कंटेन एनी नंबर ऑफ डिजिट्स लॉन्ग, वो नंबर कितने भी डिजिट्स पे मुश्तमिल हो सकता है, बट मस्ट नॉट स्टार्ट विद जीरो, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, तो नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नंबर्स कैन बी इंटीजर और रियल, नंबर्स जो है वो इंटीजर भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए साइंटिफिक नोटेशन, वो किसी साइंटिफिक नोटेशन में भी हो सकते हैं, 2.9E8। ठीक है, तो हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये नंबर्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें क्या कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को वेरीफाई करने के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर है। वो नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह से मुराद वो इन सब तरह का हो सकता है, ये जो मैंने आपको पॉसिबल रीजंस बताए। तो अब देखें, अगर कोई आपसे कहता है कि आप इफ एल्स की कंडीशन लिखें, तो इफ एल्स की कंडीशन के कितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, आपने वो पॉसिबल फॉर्मेट्स सोचने हैं। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर को वेरीफाई करने के लिए पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं कि नंबर इस तरह के नंबर हो सकते हैं। अगर तो वो इन रूल्स को फॉलो करेगा तो इट मीन्स कि वो नंबर होगा, अगर वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो इट मीन्स कि वो नंबर नहीं होगा। जिस तरह ये किसी नंबर को वेरीफाई करने के लिए रूल्स बनाए हैं, ऐसे ही आप किसी आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रूल बना सकते हैं। ऐसे ही आप फ्लोट नंबर को वेरीफाई करने के लिए भी बना सकते हैं। ऐसे ही जो है आप ऑपरेटर को वेरीफाई करने के लिए भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप किसी कीवर्ड को वेरीफाई करने के लिए भी आप उसके पॉसिबल रूल्स खुद से बना सकते हैं। तो ये देखिए, 4 पॉसिबल रूल्स आपने केस मैच करने हैं कि इन केसों के साथ अगर वो मैच होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक वैलिड नंबर है। ठीक है, वो एक वैलिड नंबर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये हमारे वो पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शंस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन रूल्स को हम प्रोडक्शंस की फॉर्म में, यानी जो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम प्रोडक्शंस बनाते हैं उनमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने बात की सबसे पहली पहली लाइन कि नंबर्स कैन बी एनी नंबर ऑफ डिजिट लॉन्ग, कि वो नंबर हो सकता है किसी भी नंबर डिजिट पे मुश्तमिल हो सकता है, बट मस्ट नॉट बी स्टार्ट जीरो। तो भाई नंबर जो है वो आपका नंबर क्या होगा, नंबर से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि नंबर को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट है। तो नंबर क्या हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है। ठीक है, और इंटीजर क्या हो सकता है, इंटीजर का मतलब है कि वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, और वो एक दफा एक भी हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा मल्टीपल डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्टेरिक लगा रहे हैं, तो वो सारे होंगे तो नंबर ही ना। बेशक वो एक डिजिट पे मुश्तमिल हो, वो दो पे हो, वो तीन पे हो, वो चार पे हो। ठीक है, लेकिन वो होगा क्या, नॉन जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर कौन से हो सकते हैं, इंटीजर की तो कहानी खत्म हो गई। रियल कौन से हो सकते हैं, तो रियल नंबर वो हो सकते हैं कि इंटीजर एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या वो डेसिमल एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंट की जगह पर आप सिंपल ई का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो या वो डेसिमल इसके साथ होगा, या वो इंटीजर एक्सपोनेंट के साथ होगा। ठीक है, तो अब आपको हमें ये बताना है कि अगर वो डेसिमल होगा तो कैसा होगा। अगर वो डेसिमल होगा तो वो कैसा होगा, वो इंटीजर होगा शुरू के अंदर, उसके बाद कोई ना कोई डॉट होगा, और डॉट के बाद कोई डिजिट हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता। ठीक है, और एक से ज्यादा डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं 1.890 10 5 कुछ भी। ठीक है, तो पॉइंट्स के बाद मल्टीपल वैल्यूज भी आपके नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट से क्या मुराद है, एक्सपोनेंट से मुराद ये है कि उसमें हम ई भी पुट कर सकते हैं स्मॉल, और कैपिटल भी पुट कर सकते हैं, प्लस भी पुट कर सकते हैं, माइनस भी पुट कर सकते हैं, और साथ प्लस के साथ आप इस ई के साथ ये इन दोनों के साथ, यानी कि ये तीन सिंबल्स आपके जो है ये आ सकते हैं। देन लास्ट में आप क्या करेंगे, इंटीजर पेस्ट करेंगे, कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, 2.9 आगे एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट के बाद भी कोई नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास वो नंबर भी इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होगा, वो नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप ई के बाद जीरो लिख देंगे। उसके बाद डिजिट कौन से हो सकते हैं जी, ठीक है, ये जो डिजिट पॉइंट के बाद की जो बात की हमने, तो वो पॉइंट के बाद जो डिजिट हो सकता है वो जीरो से लेके
9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो नॉन जीरो से मुराद क्या है, उसमें जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये वो पॉसिबल आपके पास रूल्स हमने बनाए हैं। पहले हमने सोचा कि हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने वेरीफाई करना था एक नंबर। फिर हमने सोचा कि नंबर की पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, एक वैलिड नंबर की पहचान क्या हो सकती है। तो ये वो 5 रूल्स हमने देखे कि इन 5 रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर हमने इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए। ठीक है, अब इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो इनपुट करवाता है नंबर वेरिएबल, तो नंबर वेरिएबल मैच होगा इंटीजर के साथ और रियल के साथ। और अगर वो इंटीजर क्या होगा, होगा नॉन जीरो। और वो नॉन जीरो के साथ स्टैटिक भी हो सकता है, यानी वो मल्टीपल टाइम्स भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को वेरीफाई करने के लिए आप केस बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये जो हमने रूल बनाए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से, क्या अगर हम किसी प्रॉब्लम को इसके थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या ये सही तरीके से हमारे नंबर को वेरीफाई कर भी लेता है या नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इस नंबर सिंबल को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये रूल्स हमारे पास आ गए हैं, इन रूल्स को अब हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हाउ डू वी डिफाइन लैंग्वेज सिंटैक्स, इसको अभी करते हैं। उससे पहले आपको आपके लैंग्वेज के स्पेशल नोटेशंस का पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का और आपके सेट ऑफ रूल्स का। तो ये तीनों चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। तो जैसे मैंने आपको नंबर की एग्जांपल दी, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो आप इफ की स्टेटमेंट का भी ऐसे ही रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसका रूल कैसे बनेगा, देखें, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट की जगह पर क्या रिप्लेस करवाया जा सकता है, इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल स्टेटमेंट। अब हमने बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ये स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ये स्टेटमेंट क्या हो सकती है। ये वो तीन चीजें हैं जो कि आपके पास नॉन टर्मिनल है, जबकि एल्स और इफ आपके पास क्या है, ये टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी रूल्स बनाते हैं और इसी तरह से आप अपने मैथमेटिकल रूल्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वी कैन कंप्लीटली डिफाइन आवर टोकन्स इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, कि हम अपने टोकन्स को कंप्लीट तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बट मोर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्ट्स नेसेसिटेट द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेफरेंस, कि बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी के लिए क्या होता है कि आपको सेल्फ सेल्फ रेफरेंस फंक्शंस चाहिए होते हैं, कि जो खुद को बार बार कॉल करें। देखिए, यहाँ पर क्या मैंने लिखा, स्टेटमेंट, यहाँ पे अगली साइड पे यहाँ पे स्टेटमेंट नजर आ रहा है। तो स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट को कॉल कर रहा है। पिछली साइड पे वापस आए तो यहाँ पर क्या था, आपके पास इंटीजर था। तो क्या इंटीजर इंटीजर को कॉल करवा रहा है, नहीं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे देखें यहाँ पर आप फंक्शंस बना सकते हैं, जिनमें खुद को अगर वो कॉल करता है, जो नॉन टर्मिनल है, अगर वो खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ कॉलिंग हो रही है। ठीक है, जिस तरह आपके रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रेफरेंस एबिलिटी टेक्स फ्रॉम द रिकर्जन, तो ये रिकर्जन के कंसेप्ट से एक्चुअली ये बिल्ड किया गया है। The set of strings that can be defined by adding recursion to regular expressions is known as context free language, कि जब क्या करते हैं आप किसी भी स्ट्रिंग के मेंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं रिकर्जन को अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, यानी अपने रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट बना लेते हैं किसी रिकर्सिव फंक्शंस को, जो बार बार किसी स्ट्रिंग को चेक करे। तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर जनरेटेड बाय, किससे मिलके बनती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस लिए बनती है, इसको मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। देखिए, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, कि आपकी CFG क्या हेल्प करती है, एक आपके रेगुलर सेट की इंफॉर्मेशन और दूसरी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है बार बार भूलनी नहीं है आपने। उसके बाद वी हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बट लेट्स फ्लैश आउट द डिटेल्स, कि अब हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कि CFG आर कंपोज्ड ऑफ रूल्स नोन एज प्रोडक्शंस, ये CFG के जो हमने रूल्स बनाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शंस बोलते हैं। ईच प्रोडक्शन हैज लेफ्ट हैंड साइड सिंबल, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट साइड पे हमने सिंबल बनाया, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, नोन एज नॉन टर्मिनल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनल्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल भी चेंज होते हैं और नॉन टर्मिनल्स भी चेंज होते हैं।
कांस्टेंट चेंज नहीं होते और टर्मिनल चेंज नहीं होते। ठीक है, तो वो दोनों इनके अपोजिट है। ऑन द राइट हैंड साइड अ प्रोडक्शन में कंटेन, टर्मिनल भी हो सकते हैं राइट साइड पे और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं। देखो आईडी लेफ्ट साइड पे नहीं है तो इट मीन्स कि ये टर्मिनल है, नंबर लेफ्ट साइड पे नहीं है तो इट मीन्स कि ये टर्मिनल है। ये सारे आपके टर्मिनल हैं। ओपी आपका राइट साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, तो इट मीन्स ओपी क्या है आपके पास, एक नॉन टर्मिनल। दिस इज नोटेशन इज आल्सो नोन एज बेकस नॉर फॉर्म। इसी नोटेशन को हम क्या कहते हैं, बेकस नॉर फॉर्म, जिसमें आप क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा पहली लाइन जो होती है आपकी प्रोडक्शन की, उसका जो पहला नॉन टर्मिनल होता है जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टार्ट स्टेट या स्टार्ट सिंबल। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन कैसे स्टार्ट की जाएगी। सो हाउ डू वी यूज द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे किसी भी टोकन के पैटर्न को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्टेप नंबर 1, बिगिन द स्टार्ट सिंबल। हमेशा स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया जाएगा, जो भी बताया कि स्टार्ट सिंबल क्या होता है, फर्स्ट आपका नॉन टर्मिनल फर्स्ट लाइन का। ठीक है, उसके बाद चूज अ प्रोडक्शन विद द स्मार्ट सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड से किसी भी एक प्रोडक्शन को चूज करके उसको हम क्या करेंगे, फर्दर उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट करवाएंगे। देन क्या होगा, रिप्लेस द स्टार्ट सिंबल विद द राइट साइड, और उस स्टार्ट सिंबल के राइट साइड पे जो कुछ लिखा हुआ होगा, जिस तरह से ये आपके पास क्या है, आईडी नंबर माइनस एक्सप्रेशन, तो ये सारे राइट साइड पर दिए हुए हैं इस स्टार्ट सिंबल के। तो इनमें से हम किसी एक को चूज करेंगे और उसकी जगह पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, चूज करेंगे नॉन टर्मिनल। ठीक है, ए इन द रिजल्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, जो हमारी रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगी यानी राइट साइड बन जाएगी, तो उस राइट साइड में से जो हमें नॉन टर्मिनल मिलेगा हम उसको आगे फर्दर रिप्लेस करवाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसी तरह सेम एज इट इज। देन क्या किया जाएगा, कि क्या किया जाएगा, रिप्लेस ए विद द राइट साइड फॉर अ प्रोडक्शन हुज लेफ्ट साइड इज ए। तो आप फिर बार बार उसको रिप्लेस करते जाएंगे जब तक कि आपके सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स खत्म नहीं हो जाते। रिपीट 4 एंड 5 अंटिल नो नॉन टर्मिनल रिमेन, कि जब तक आपके पास नॉन टर्मिनल खत्म नहीं हो जाते आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। तो अब ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या है, आपके पास स्टार्ट सिंबल है लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक नॉन टर्मिनल भी है। ठीक है, और राइट साइड सारी जो है आपके पास राइट बॉडी, वो आपके पास उसके अंदर टर्मिनल्स भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। यानी जहां पर भी ये स्टेटमेंट आएगी लेफ्ट साइड वाली, वहां पर हम ये पूरी बॉडी राइट साइड की हमें रिप्लेस करवानी पड़ेगी। ये नहीं कि सिंपल सिर्फ आपने इफ रिप्लेस करा देना या एक्सप्रेशन रिप्लेस करा देना या स्टेटमेंट, जब तक आपको और का पोर्शन नहीं मिलता या इससे पहले जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी आपको एट अ टाइम ही आपको रिप्लेस करवानी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये जो बोल्ड करके ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं, ये आपके पास क्या है, टर्मिनल्स हैं, इनको फर्दर रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो रेड कलर के लिखे हुए हैं, इनको आप रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे, हमें सारे के सारे ना। ठीक है, ये हमें सारे के सारे लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, दे नीड मोर रूल्स टू डिफाइन देम। उसके बाद ये बता दिया मैंने आपको कि जो बोल्ड करके लिखे हुए थे इफ और एल्स और ब्रैकेट्स, ये आपके पास टर्मिनल्स हैं, इनको फर्दर रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। लिस्ट लेफ्ट साइड पे है, लिस्ट स्टार्ट सिंबल है, लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट प्लस डिजिट, और लिस्ट की जगह पर हम ये भी लिख सकते थे और लिस्ट माइनस डिजिट भी लिख सकते थे, और लिस्ट की जगह अकेला डिजिट भी लिख सकते थे, और डिजिट की जगह पर 0 से लेके 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टर्मिनल्स हेयर, तो इसकी जगह पर हम कौन से टर्मिनल्स ला सकते हैं। व्हाट आर द नॉन टर्मिनल्स, कि इसमें से कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स हैं। तो लिस्ट और डिजिट आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं। बाकी आपके पास प्लस माइनस और 0 से लेके 9 तक ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, ये टर्मिनल्स हैं। इनको तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे नहीं एग्जिस्ट कर रहे। व्हाट डज दिस ग्रामर जनरेट, तो ये ग्रामर क्या जनरेट कर सकती है, ये ग्रामर ऐसी स्टेटमेंट्स को जनरेट कर सकती है जिनमें प्लस और माइनस के सिंबल्स यूज हो। इसके अलावा और मल्टीप्लाई डिवीजन इस तरह की स्टेटमेंट्स को ये रूल जो है ये जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये वेरीफाई नहीं कर सकता उस तरह के टोकन्स को, ये सिर्फ उन्हीं टोकन्स को वेरीफाई करेगा जिसमें प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, जैसा कि लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट प्लस डिजिट, या फिर हम इसको देखो, ये जो मैंने बातें लिखी इसको अगर मैं यहाँ पर और करके भी लिख सकता था। ठीक है, तो इट मीन्स कि या ये यूज कर लें या ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, जहां पर और का पोर्शन आ गया उसमें आपके पास चॉइस आ गई।
जिस तरह मैंने इसको दूसरा तरीका लिखने का ये आपको बताया कि या ये इस्तेमाल कर लें लिस्ट की जगह, या ये इस्तेमाल कर लें, या ये इस्तेमाल कर लें। और इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करना है, इसकी जगह पर आपने ये 0 to 9 नंबर इस्तेमाल, 9 - 5 + 7, तो ये इससे किस तरीके से जनरेट किया जाएगा, इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमें लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए माइनस और +7, ठीक है। तो माइनस के लिए हमें जो है ये रूल यूज करना पड़ेगा कि इसकी जगह पर हमने रिप्लेस करवाना है किसको, इसकी जगह पर हमने रिप्लेस करवाना है जी लिस्ट माइनस डिजिट, ठीक है। तो अब लिस्ट की जगह हमने रिप्लेस करवाना है जी किसको, डिजिट को, ठीक है। और डिजिट की जगह रिप्लेस करवाना है किसको, 9 को। तो ये आपका माइनस सिंबल एज इट इज नीचे आ गया, ये एज इट इज आपका नीचे आ गया। अब इस डिजिट की जगह क्या लेकर आना है आपने, डिजिट की जगह क्या लेकर आना है आपने, हम गलत कर गए हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमें प्लस वाला रूल यहाँ पर चूज करना चाहिए था, ठीक है। प्लस वाला रूल चूज करना चाहिए था। और प्लस वाला रूल्स हम जब चूज करते तो ये डिजिट जो है इसकी जगह 7 आ जाता, और इस लिस्ट की जगह पर हम जाकर ये नहीं लिखते, बल्कि लिस्ट की जगह फिर हम दोबारा क्या करते, लिस्ट माइनस, ठीक है, और डिजिट, ये रूल यूज करते, और ये -7 +7 जो है वो हमारा ऊपर से आ जाता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस लिस्ट की जगह क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, इस माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्लस आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट आपने इक्वेशंस जो है वो इससे जनरेट करके देखनी है, ठीक है। डेरिवेशंस आपकी जो है आप इस एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि ईच स्ट्रिंग ऑफ अ सिंबल in the steps of the derivation is called a sentimental form, sentential form। तो ये जो आपके जिस सीक्वेंस में आपके पास ये सिंबल मेंशन्ड है, ये सेट ऑफ डेरिवेशन मेंशन्ड है, इसको आप सेंटेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। द फाइनल सेंटेंशियल फॉर्म इज आल्सो नोन एज यील्ड। और ये जो आखिरी आउटपुट निकलती है ये वाली आपकी, इसको आप क्या कर सकते हैं, यील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले ये सारे के सारे स्टेप्स आपके क्या हैं, ये सेंटेंशियल फॉर्म है आपकी, और एंड पे जो आपकी आउटपुट निकलती है वो आपकी यील्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने इस एग्जांपल को परफॉर्म करना है, base 1 + base 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, इसको आपने बारी बारी पहले खुद नोटबुक पे बनाकर देखें, फिर इन स्टेप्स के साथ आप मैच करके देखें, ठीक है। तो पास ट्री मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पास ट्री क्या होता है, टॉप स्टार्ट सिंबल से शुरू किया जाता है, उसकी जगह पे जो भी पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स हैं राइट साइड पे वो आप लिख सकते हैं, इसको आप रूट नोड भी कहते हैं, इसको आप जो है इंटीरियर नोड्स भी कह सकते हैं, और आखिरी जो नोड्स बचती हैं उनको आप लीफ नोड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, लीफ नोड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पास ट्री फॉर अ गिवन स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड पार्सिंग। कि आप क्या करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, ट्री बनाते बनाते टर्मिनल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप पार्सिंग भी बोलते हैं। तो पास ट्री आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो पास ट्री के बाद हम ये पास ट्री की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, पास ट्री की एग्जांपल्स के बाद मैं आपको अगला जो कंसेप्ट बताऊंगा वो बताऊं, इसकी डेरिवेशन फिर दो तरह से हो सकती है, एक तो आपने टॉप से बॉटम करनी है, और एक आपने लेफ्ट टू राइट करनी है। हमेशा पहले लेफ्ट साइड को कंप्लीट करना है एंड तक, ठीक है, फिर आपने राइट साइड को छोड़ छेड़ना है, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड को कंप्लीट करना है, फिर राइट साइड को कंप्लीट करना है, ठीक है। और हमेशा क्या करना है, टॉप से बॉटम करना है। एक ट्री की डेरिवेशन बॉटम टू अप भी हो सकती है, और एक डेरिवेशन जो है वो राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है और राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। तो आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपने बॉटम टू अप जाना है या टॉप टू बॉटम जाना है, या लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है। और यील्ड का आपको लाजमी पता होना चाहिए। देन लेफ्ट मोड डेरिवेशन भी बता दी मैंने आपको, इसकी डेफिनेशन देखें, जो आप साइड ट्री की पहले कंप्लीट करेंगे लेफ्ट साइड तो वो लेफ्ट डेरिवेशन है। अगर आप राइट साइड को राइट मोस्ट डेरिवेशन फॉलो करते हैं तो पहले पूरी एंड तक आप पहले राइट साइड को कंप्लीट करके आएंगे यहाँ तक, देन फिर यहाँ ए से फिर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट को, ठीक हो गया। तो ये आपके पास लेफ्ट डेरिवेशन और राइट डेरिवेशन की एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, इसको आपने देखना है। उसके बाद इनका आपके पास जो ट्री बन जाएगा, उस ट्री को पास ट्री को आप अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के अंदर भी
कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी एम्बिगुअस ग्रामर का, कि एम्बिगुअस ग्रामर का क्या मतलब है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ग्रामर जी इज एम्बिगुअस इफ देयर इज वर्ड ऑफ एल जी हैविंग, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर हैविंग एट लीस्ट टू डिफरेंट पार्स ट्रीज, कि अगर आपके पास ऐसी लैंग्वेज जिसके एक से ज्यादा ट्रीज बन रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा ट्रीज बन रहे हो, उस ग्रामर को हम क्या कहते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं, ठीक है, एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं। तो आपकी CFG भी है वो एम्बिगुअस हो सकती है। एनी ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, कि ये जो है ए स्ट्रिंग विद डब्ल्यू विद मल्टीपल डेरिवेशन ट्रीज हो सकता है, उसके एक से ज्यादा ट्रीज बन रहे हो, उसके हो सकता है एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रहे हो सकता है कि उसके एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन बन रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सारी की सारी स्टेटमेंट जिनके एक से ज्यादा आपके पास डेरिवेशन ट्रीज बन रहे हो, उनको आप एम्बिगुअस जो है CFG या ग्रामर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एम्बिग्युइटी को रिमूव कैसे करना है इसको भी हमने डिस्कस करना है। डिसएम्बिगुएशन क्या होती है, गिवन एन एम्बिगुअस ग्रामर वुड लाइक एन इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर, कि हमें एक एम्बिगुअस ग्रामर की इक्विवेलेंट एक डिसएम्बिगुअस ग्रामर बनानी पड़ती है, ठीक है। इस टॉपिक को हमने मिड के बाद डिस्कस करना है कि हम एम्बिग्युइटी को रिमूव करके किस तरीके से, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी तरीकों से हम एम्बिग्युइटी को रिमूव करते हैं, ठीक है। अलाउ यू टू नो मोर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन डेरिवेशन, ये हमेशा आपको आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है उसको अंडरस्टैंड करके इस प्रॉब्लम को डील किया जाता है। सिंप्लीफाइज इंडक्टिव प्रूफ्स ऑन डेरिवेशंस, कि आपको डिफरेंट प्रूफ्स जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं अपनी डेरिवेशन के ऊपर। कैन लीड टू मोर एफिशिएंट पार्सिंग एल्गोरिदम्स, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पार्सिंग एफिशिएंट पार्सिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वांट टू इम्पोज अ canonical structure on a derivation, for example 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कि आपके पास अगर इसका आप ट्री बनाएंगे तो इसका ट्री भी आप एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर बना सकते हैं, तो ये ट्री भी आपका जो है वो एम्बिगुअस ट्री बनेगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब आपको सिर्फ एम्बिगुअस ग्रामर और आपकी डेरिवेशन की मेथड्स टेक्निक्स 3 टाइप्स, और आपके पास उसको CFG को पहचानना, और उसके बाद आपके पास जो है आपकी ये जो हमने 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इनको आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, तो उस इन एग्जांपल्स को भी आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। देन अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। और एम्बिग्विटी की डेफिनेशन हमारी डिस्कस हो गई कि एक से ज्यादा ट्रीज जब आपके बनते हैं एम्बिगुअस ग्रामर, इफ इट हैज मोर देन वन पास ट्री जनरेटिंग द सेम स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल, ठीक है। देखें आपके पास इनपुट थी 9 - 5 + 2, अब ये भी 9 - 5 + 2 की डायग्राम है, ये भी 9 - 5 + 2 की डायग्राम है, ठीक है। तो दोनों आपने क्या किया, आपने एक इनपुट के एक से ज्यादा ट्रीज बना दिए, इट मीन्स कि आपने एम्बिग्विटी को आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एम्बिगुअस इन जो आपके पास ग्रामर है उसको आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है। अगर तो ट्री एक ही बनता है तो वो फिर एम्बिगुअस नहीं है, अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो वो आपके पास एम्बिगुअस है, ठीक है। तो खुद से आपको अपनी तरफ से आपको कुछ डिफरेंट इनपुट्स लेकर उनके डिफरेंट एम्बिगुअस ट्रीज बनाकर देखने पड़ेंगे, ठीक है। देन क्या होगा कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर हम NFA DFA और आपका FAs को डिस्कस करेंगे। इनके जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रूल्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, पहले मैं आपसे वो पूछूंगा, देन फिर हम लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी।